Hello students, welcome to our physics lecture for 10+2 medical and non-medical stream. Today topic is shunt, voltmeter, ammeter, galvanometer and the moving coil galvanometer. First of all, we are moving to define the shunt. Actually, it is a low resistance that is connected in parallel with the galvanometer or ammeter. Ammeter के लिए इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि हम ammeter को हाई करंट से प्रोटेक्ट कर सकें और galvanometer के साथ जब लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होती है then it will act as a ammeter basically. ओके तो इसका दो काम हो सकता है शंट एक तो अगर गल्वानोमीटर को हमें एज अ एमीटर यूज करना हो तो भी हम शंट का यूज करेंगे गल्वानोमीटर के साथ उसे पैरेलल में लगा देंगे या फिर शंट का एक और यूज भी है कि एमीटर या फिर गल्वानोमीटर को हाई करंट से स्ट्रॉन्ग करंट से बचाता है सो लेट्स सी it is a low resistance connected in parallel with galvanometer or ammeter and it protects galvanometer or ammeter from strong current and uses of the shunt is it is used to save the galvanometer from strong current. Second is shunt is used to convert galvanometer into ammeter. Okay, so इसके दो uses हो चुके हैं. एक तो ये galvanometer को strong current से save करता है, दूसरा ये गल्वानोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है. थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द एमीटर. नेक्स्ट इज कि अगर हम गल्वानोमीटर के साथ अब अगर शंट को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया देन इट विल बिकम अ एमीटर. तो अभी उसका हमें रिलेशन ड्राइव करना है कि ये जो आईजी करंट गल्वानोमीटर में से फ्लो करेगा वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. अब मैंने ले लिया कि यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये बेसिकली आई ए नहीं है, दिस वन इज अ ए पॉइंट, दिस वन इज अ बी पॉइंट और आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है. अब आई करंट इसमें से अगर फ्लो करेगा, अब आपने देखा होगा कि पैरेलल में when two resistors and two anything specimens are connected in a parallel, then the current flowing through them would be different, but the potential difference across them is same. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट क्या होगा डिफरेंट. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट डिफरेंट होगा तो यहाँ पे जो करंट आई पहले फ्लो कर रहा था वो किस में डिवाइड हो गया, आईजी में. अगर आईजी इधर चला गया तो इधर कितना बच गया, कैपिटल आई माइनस आईजी. ओके, और उसी को ही मैं बोलूंगी कि शंट में से इतना करंट फ्लो कर रहा है तो अभी हमारे पास दो पार्ट्स में करंट डिवाइड हो गया, आई एस में और आई जी में. ओके, और सिमिलरली यहाँ पे दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से कैपिटल आई बन जाएगा. So I is the total current flowing through the circuit and G is the resistance of galvanometer and S is the resistance of the shunt. तो यहाँ से अब मैंने कैलकुलेट किया कि जो टोटल करंट है दैट वुड बी इक्वल टू गल्वानोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है प्लस शंट में से जो करंट फ्लो कर रहा है, आई जी प्लस आई एस. और आई जी किसके बराबर है, कैपिटल आई माइनस आई एस. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. सिमिलरली मैं आई एस को भी ऐसे ही लिख सकती हूँ दैट कैपिटल आई माइनस आई जी. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी नो दैट आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू कैपिटल एस, क्योंकि जब पैरेलल में दोनों को कंबाइन की ज्वाइन किया हुआ है तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम. पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल्स टू आई आर. अब आई का काम कर रहा है आई जी और आर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जी, सिंपल गल्वानोमीटर. सिमिलरली शंट के केस में आई एस इंटू एस. तो यहाँ पे मैं सिर्फ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रखा है बिकॉज दीज बोथ आर ज्वाइनिंग इन द पैरेलल. सो आई जी आई एस की वैल्यू पुट की गई है बेटा आई माइनस आई जी इंटू एस, आई जी आई माइनस आई जी डिवाइड बाई जी इंटू कैपिटल एस. अब यहाँ से मैंने आई जी की वैल्यू निकाल ली, जी को इस साइड लेगी और इसके साथ s को मल्टीप्लाई किया और सब सॉल्व करने के बाद मेरे पास ig जो है सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, यू कैन ऑल्सो डू दैट ऑन योर फेयर नोटबुक. दैट इज ig इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइड बाई जी प्लस एस. इसको सॉल्व करके आपके पास ig आ जाएगा यानी कि गल्वानोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है. अब अगर मैं I को बाहर रख दूं सिंपल रेजिस्टेंस हो जाएगी ना, फिर एस भी शंट का रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय शंट का रेजिस्टेंस प्लस गल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस इनटू आई दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो ये आ गया आपके पास रिलेशन. अब इसके बाद अगर मुझे, अब मैंने IG भी निकाल लिया बट मुझे शंट में से भी निकालना है कि शंट में से कितना फ्लो किया. अब यही इक्वेशन को मैंने किसमें पुट कर दिया, इस इक्वेशन में, दैट इज शंट में से आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी. आई जी की वैल्यू मैंने अब यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी तो कितना आ गया, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी था. उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आई एस है वो आ जाएगा जी डिवाइड बाय एस प्लस जी इंटू आई. ओके, एक तो ये है कि इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो
तो भी आपका आ जाएगा। अगर आप इसी से भी सीधा इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन में पुट करके तो भी आपके पास सेम ही चीज आएगी, दैट इज आई एस। या आप बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, खुद करके देखिए, अगर फिर भी नहीं पता चलता तो आप बता सकते हैं। सो आई एस इक्वल टू जी डिवाइड बाय कैपिटल जी डिवाइड बाय कैपिटल एस प्लस कैपिटल जी इंटू आई। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर है। इट इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट इन एम्पियर्स। एक्चुअली एमीटर किसके लिए यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। और एमीटर को हम लो रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि गल्वानोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट। अगर उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस अप्लाई की जाए, किसके पैरेलल में? गल्वानोमीटर के पैरेलल में, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एमीटर में। So that is by converting shunt in parallel with it. Okay, connecting shunt in parallel with the galvanometer make it its uses at a ammeter. So let हमने वही यूज किया है कि जो I है that is given to the circuit at point A। ये डायग्राम में A पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट A है, इस पॉइंट पे हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है करंट, एंड इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। मेजर पोर्शन ऑफ द करंट पासेस थ्रू द लो रेजिस्टेंस। देखिए अगर लो रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को ओपोजिशन कम देगा, इसलिए जिस वायर का रेजिस्टेंस लो हो उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसीलिए ये चीज लिखी हुई है दैट इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड द मेजर पोर्शन ऑफ करंट पासेस थ्रू द लो रेजिस्टेंस दैट इज शंट। मतलब शंट में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, एंड ओनली स्मॉल पोर्शन पासेस थ्रू द गल्वानोमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आई इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर, एंड दिस वन एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। दिस वन इज एस, एस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं पहले ही चीजें डिफाइन कर चुकी हूँ। आई जी एंड आई एस इज अ करंट थ्रू गल्वानोमीटर एंड आई एस इज अ करंट थ्रू शंट, and ammeter is always connected in series with the circuit because its inclusion is series does not affect the total resistance and current and hence maximum current pass through it। क्या बोल रहा है कि जो IG और IS है वो करंट है जो कि गल्वानोमीटर और शंट में से पास हो रहा है। जो एमीटर क्या है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है? ताकि ये टोटल रेजिस्टेंस को कोई भी इफेक्ट ना करे और किसी भी वायर में से कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है वो इजीली हम एमीटर के थ्रू जान सके, उसमें कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी उसकी वैल्यू में ऊपर नीचे ना हो। So the voltage in parallel combination remains the same, therefore IG into capital G is equal to IS into S। ये पहले वाला ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है जो हम पहले भी लिख चुके हैं, that voltage B remain the same when these both are connected in series। This one is equation number 3 is rewritten here as this IG G minus IS S. Let this be equation number 1, and total current I is IG plus IS, and IS from here is I minus IG. Let this be equation number 2, and using 2 in 1 you got IGG is equals to I minus IG into S। यानी कि इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट ऑन कर दिया तो हमारे पास IG into G is equals to IS की वैल्यू क्या थी? I minus IG into S, ये आ गया और यहाँ से S आ गया मेरे पास, that IGG I divide by I minus IG। So here by connecting this value to the resistance S in parallel with the galvanometer it works as a ammeter। यानी कि अब हमने एमीटर का क्यों पढ़ा? क्योंकि एमीटर का मैंने इसलिए पढ़ा कि गल्वानोमीटर पे जब मैंने इस जिसकी रेजिस्टेंस इतनी हो उसको मैंने गल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक एमीटर मिल जाएगा, इसीलिए इसकी हेडिंग एमीटर थी। So by connecting this value of resistance S in parallel with the galvanometer, it works at ammeter for the range of 0 to 0 to I ampere. I is the maximum current drawn from it. So initially the galvanometer was recording the maximum current IG, and now the ammeter will record the maximum current I। The effective resistance RP of ammeter and shunted is given by, अब resistance maximum कितना होगा? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? 1 by RP इज इक्वल टू 1 by G प्लस 1 by S। ये गल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, ये शंट का रेजिस्टेंस, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो RP कितना आ जाएगा? G प्लस S डिवाइड बाय GS। एलसीएम लिया फिर उसका रेसिप्रोकल किया और ये आ गया।
Next is as the shunt resistance is a low, the combined resistance और galvanometer and the shunt resistance is RP is very low. मतलब ये बोला गया कि shunt resistance low resistance है, तो उसमें जो पैरेलर में उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा. तो इसीलिए ही हम एमीटर को ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम लोअर रेजिस्टेंस, कोई भी लो रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस इतनी हो उसे गल्वानोमीटर के साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीटर. हैविंग मोर लो रेजिस्टेंस देन गल्वानोमीटर, आइदर एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, या तो उसकी लो रेजिस्टेंस हो या फिर उसकी जीरो ही हो, मतलब काफी कम हो. ठीक है. सो वोल्ट मीटर आइडल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज ऑलवेज. ये क्या आ गया कि जो एमीटर है उसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट जो वोल्ट मीटर है उसका आइडल रेजिस्टेंस काफी होता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लो हो जाए. और एमीटर पहले से ही लो रेजिस्टेंस होती है तो इसीलिए हम उसको सीरीज में ही कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज इट विल नॉट इफेक्टिंग द करंट, इट विल मेजर द करंट एज इट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर है. प्लीज मेक श्योर कि एमीटर क्या है, लो रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर, और वोल्ट मीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर. And it is used to measure the potential difference between 2 points of a circuit in volts. Galvanometer can be converted into voltmeter by connecting high resistance in series with it. Voltmeter is always connected in parallel in circuit. वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं, और अगर गल्वानोमीटर के साथ मैंने हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन किया हुआ है तो वो क्या वर्क करेगा, एज अ वोल्टमीटर बट इन सीरीज. देखिए अब एमीटर से ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है. एमीटर में क्या था, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर था, पर जो वोल्ट मीटर है वो हाई रेजिस्टेंस गल्वानोमीटर है. एमीटर में हमने गल्वानोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, बट वोल्ट मीटर में हम गल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, और वो भी सीरीज में. ओके. सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बस आपको ये ध्यान में रखने हैं, और ये प्रैक्टिकल लैब में भी आपके काफी यूज होंगे व्हेन वी आर गिविंग वाइवा वॉइस ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट एक और चीज है कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं. वोल्ट मीटर को खुद को, जो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है सर्किट में. पर अगर गल्वानोमीटर की बात करें तो गल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है टू मेक दिस वोल्ट मीटर. ऑपोजिट है दोनों चीजें. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है. नेक्स्ट अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में एज इट इज ही हम इसका एडिशन कर देते हैं. सो दैट वुड बी इक्वल टू जी, कैपिटल जी प्लस आर. तो V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा. V इज इक्वल टू आई जी, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई जी इंटू जी प्लस आर, क्योंकि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस. और V इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू आर लिख सकती हूँ मैं ओपन करके इसको. अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, V माइनस आई जी जी डिवाइड बाय आई जी, और R is equals to V divided by IG minus G, and R is connected in series with voltmeter. It works as voltmeter of range 0 to V volt. वही चीज लिखी हुई है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट की गई है वोल्ट मीटर के गल्वानोमीटर के साथ, ताकि हम उसे वोल्ट मीटर में चेंज कर सकें. ठीक है. यहाँ पे गल्वानोमीटर ज्यादा सही रहेगा. तो इट वर्क्स, वो किस तरह से वर्क करेगा, वोल्ट मीटर की तरह वर्क करेगा. यहाँ पे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, विद गल्वानोमीटर आएगा, हमें राइटर चेंज करना पड़ेगा शायद. इट वर्क्स एज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V volt. Okay. Next is scale of galvanometer. Scale of galvanometer was initially recording maximum current Ig capital G and the maximum potential Ig capital G. Now it will record maximum potential V. मतलब जो स्केल है गल्वानोमीटर का वो इनिशियली सबसे पहला ही मैक्सिमम करंट देगा आपको आई जी कैपिटल जी, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो आई जी कैपिटल जी के ही अकॉर्डिंग होगा, और उसको रिकॉर्ड करेंगे हम एज अ वी. ठीक है. क्योंकि उसका जो पोटेंशियल होगा वो आई जी जी से ज्यादा होगा. समझ रहे हो आप मेरी बात. ये V है ना, V अपॉन आई जी माइनस जी लिखा हुआ है. V अपॉन आई जी माइनस आई जी भी लिख सकती हूँ ना वैसे, जब मैं ऐसे एलसीएम लूंगी. तो इसका मतलब जो V है दैट वुड बी ग्रेटर देन G मल्टीप्लाई बाय आई जी. यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे.
और जो फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस के सर्किट के, मतलब वो कौन कौन से होंगे, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस और ये जो हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ, ताकि हम इसको क्या बना सके, वोल्टमीटर। Okay, as the resistance of voltmeter increases than galvanometer, the resistance of wider voltmeter is infinity। यानी कि यहाँ पे अब हमने रेजिस्टेंस क्या किया, इंक्रीज किया है। वोल्टमीटर को बनाने के लिए हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैरेलल। जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 3 को सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना आएगा, 5। पर अगर 2 और 3 को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसका बहुत ही ज्यादा कम आएगा, दैट वुड बी 0.5 प्लस 0.3 यानी कि 0.8। अगर पैरेलल में देखो आपने ज्वाइन किया तो 0.8 आएगा, 2 और 3 की बात कर रही हूँ मैं। और अगर आपने सीरीज में ज्वाइन किया तो 5 आएगा। तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा हुई, सीरीज में। तो अब रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हुई, यानी कि अगर मुझे आइडली वोल्टमीटर बनाना है, आइडल वोल्टमीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको इनफाइनाइट बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर भी एक इस तरह की इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रिंसिपल क्या है, दैट इट इज वर्किंग is based upon the principle that when a current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences a torque। जैसे कि हम 10th क्लास में AC जनरेटर या AC मोटर्स करते थे, उसी तरह से अब हम 12th क्लास में क्या कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कर रहे हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यानी कि वो रोटेट्स लेगी। एंड इसके कंस्ट्रक्शन में मैंने लिया है कॉइल PQRS, जिसके लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्स हैं, विच इज बाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक metallic frame made up of brass which may be rectangular or circular in shape। PQRS कॉइल ली है, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर उस पे लपेटी हुई है, टर्न्स दिए हुए हैं उसके, किस पे, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम लिया हुआ है, उस पे कॉपर वायर्स की टर्न्स ली हुई हैं, और वो कॉइल कौन सी है, PQRS। ठीक है, और जो मेटालिक फ्रेम है वो किसका बना हुआ है, ब्रास का, जो कि या तो रेक्टेंगुलर होगा शेप में या फिर सर्कुलर होगा। एंड कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल, ये दिया हुआ है सब कुछ, ये भी एक्सप्लेन करते हो, पहले ये पढ़ लो। The coil is suspended from a movable torsion head H। coil को suspend किया हुआ है इस torsion head से, let it be H, by using phosphorus bronze strip in between two magnets north and south। phosphorus और bronze strip यूज की हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये वाली strip, ये torsion head है जिसमें से हमने इसको नीचे की तरफ हैंग किया हुआ है, ये phosphorus है, और जो ये है ये मिरर है। ओके, दिस वन इज द मिरर दैट कैन मूव और प्लेन, कनकेव भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है ये। ठीक है, कहा गया हम, बाय यूजिंग फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन बिटवीन टू मैग्नेट्स, ये दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ मैग्नेट और साउथ मैग्नेट, इनमें ये देखिए ये मूविंग कॉइल हमने इस तरह से टॉर्शन हेड की हुई है, और बीच में ये सॉफ्ट आयरन है। ये सॉफ्ट आयरन एक मेटालिक फ्रेम में रखा हुआ है, यही मेटालिक फ्रेम उन्होंने बोला था कि ब्रास का बना हुआ है, और ये इसकी शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, पर हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर रखी हुई है। ठीक है, और ये जो PQRS है ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल शो की हुई है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स है, बस सब कुछ हो गया। अब तो ये भी T1 T2 ना टॉर्शन हेड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, ये दिया हुआ है सब कुछ, टू मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ, लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग, लोअर एंड ऑफ द कॉइल, लोअर एंड ऑफ द कॉइल कौन सा है, ये रहा लोअर एंड ऑफ द कॉइल, दैट इज कनेक्टेड टू S डैश। अब S डैश क्या है, हेयर स्प्रिंग ऑफ कॉइल्स एंड फॉस्फोरस का बना हुआ है ये, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। अब इसको फर्दर कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल T2 के साथ, ये रही। ओके, एंड L इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, L is a soft iron core which may be spherical, and if the coil is circular, अगर coil circular है तो ये spherical होगी। अब यहाँ पे मैंने rectangular ली है, so it would be a cylindrical in shape।
यही सब कुछ इसी में भी लिखा है, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू टर्मिनल T2। ये S डैश को T2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। L is a soft iron core which may be spherical if the coil is circular and cylindrical if the coil is rectangular. The coil can rotate free without touching the iron core, and M is the concave mirror used to note the deflection. The torsion head is connected to terminal T1. Whole arrangement is enclosed in a non-metallic case. The magnetic field linked with the coil is radial magnetic field. ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। एच इज अ टॉर्शन हेड, इससे ये एक्सटेंड किया फॉस्फोरस और ब्रोंज की वायर। ये आपको मिरर मिलेगा, ये कनकेव भी हो सकता है और प्लेन मिरर भी हो सकता है। इसके साथ मैंने पी क्यू आर एस जो है वो कॉइल इस तरह से बाउंड की हुई है, ठीक है। अंदर इसके पड़ा है सॉफ्ट आयरन कोर, और ये एक मेटालिक फ्रेम के साथ बेस की होती है जिसको ब्रास का बना होता है जो, और ये पूरा अपरेटस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ में। अब इसका जो दूसरा एंड है इस कॉइल का, वो एस डैश टॉर्शन हेड के साथ ज्वाइन, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, एस डैश ये स्प्रिंग की फॉर्म में होता है। यहाँ पे ये जो किया हुआ है दिस वन स्प्रिंग, एस डैश, और एस डैश अगेन जो T2 टर्मिनल के साथ ज्वाइन होता है, और इसका जो टर्मिनल बच जाता है ताकि सर्किट पूरा हो सके वो T1 टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देते हैं। होपफुली अब आपको डायग्राम और कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाए। और इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड विच when parallel to the plane of coil produce maximum torque in the coil is called radial magnetic field. magnetic field इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड जो कि अगर किसी भी कॉइल है जो वो प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल पड़ा है तो उसमें जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे कॉइल की, magnetic field which when parallel to the plane of the coil it produces maximum torque in the coil, maximum torque, that is known as a radial magnetic field। जैसे कि ये कोई भी पी क्यू है कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसको ज्वाइन मतलब के दी हुई है, तो ये इस तरह से रोटेट, मतलब इसमें टॉर्क मैक्सिमम कैसे प्रोड्यूस हो। ओके, सो टॉर्क वुड बी एन आई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ये हम आर्टिकल पहले कर चुके हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग torque experienced by a coil when it is placed in a magnetic field. This is already video be placed in a playlist of class 12th. You can see that. अब यहाँ से देखो ये दिस विल बी थीटा, और ये जो बना रहा है और इसका परपेंडिकुलर जो है दैट विल मेक अ एंगल अल्फा। सो थीटा प्लस अल्फा दैट वुड बी 90 डिग्री, दिस होल, ठीक है, दिस होल इज मेकिंग अ 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 90 माइनस अल्फा, एंड कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा। सो टॉ एन डी आई ए कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ अल्फा, ठीक है जी, साइन ऑफ अल्फा। And A is the area of coil, I is the current flowing in the coil, B is the magnetic field produced by two strong magnets, and is the number of turns of the coil, and when the current is passed through the coil then deflecting torque is produced in the coil if magnetic field is radial। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा मतलब अगर coil में से current पास हो रहा है तो जो टॉर्क उसे डिफ्लेक्ट कर रही है कॉइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो लगेगी दैट वुड बी द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही यही है कि अब यहाँ पे जो अल्फा बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये पूरा अल्फा ही 90 डिग्री हो जाएगा। सो हियर साइन ऑफ 90 डिग्री यहाँ से देख सकते हो आप, अल्फा वी इक्वल टू 90 डिग्री, सो एन बी आई ए। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टॉर्क 2 है, जो सेकंड मतलब एक तो होगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, सेकंड वन होगी कि उसको जो रोटेट करने में कोशिश कर रही है। सो जो T2 है दैट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, कि उसका एंगल कितना है, एंगल कितने एंगल से वो रोटेट कर चुकी है, एंड एट द एक्सट्रीम पोजीशन रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल एक्ट, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको दोबारा से टेंड करेगी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सके। सो द T2 is proportional to theta, T2 is equals to K of theta because K is a constant and twist produced in the coil, and K is a restoring torque per unit
ट्विस्ट। तो यहाँ से एन बी आई ए इज इक्वल टू के ऑफ थीटा हो जाएगा, एन बी आई ए इज इक्वल टू के ऑफ थीटा, क्योंकि टॉर्क सेम रहेगी। देखो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, जितनी लेफ्ट हैंड साइड उस पर लगेगी उतनी उसकी राइट हैंड साइड पे ही लगेगी। सो दिस वन वुड बी इक्वल टू दिस वन। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसको आप T1 भी टॉ वन भी लिख सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि जितना उतने ट्विस्ट प्रोड्यूस किया है वही उसकी रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा। सो एन बी आई ए इज इक्वल टू के थीटा, जैसे कि हम हुक्स लॉ में नहीं करते थे, एफ इज इक्वल एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसी तरह से ही हमने अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में करना है। सो एन बी आई ए इज इक्वल टू के ऑफ थीटा, यहाँ से आई आ जाएगा के ऑफ थीटा डिवाइड बाय एन बी ए, and I is equals to C1 theta, okay, where G is equals to NB K divided by NB into A। अब G जो है यहाँ पे ये वाला G, I is equals to G of theta, G is a galvanometer constant and I is proportional to G। अगर ये constant है तो इसका मतलब I proportional to G थीटा आ जाएगा। This shows that deflection produced in the coil is proportional to the current given to the coil। इसका मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है कॉइल में वो उसको करंट कितना दिया गया उसके प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को हम उस तरफ ज़्यादा सेंसिटिव कहेंगे इफ वेरी स्मॉल करंट प्रोड्यूस अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। यानी कि थोड़ा सा, जैसे कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उसको टीचर ने इतना सा भी कह दिया तो ऐसे रोना शुरू हो जाएगा या फिर उसका मूड बिल्कुल ही स्पॉइल हो जाएगा। इसी तरह से गैल्वानोमीटर को हम सेंसिटिव कहेंगे, उसको थोड़ा सा करंट दिया और उस थोड़े से करंट की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। ओके, गैल्वानोमीटर बेसिकली यूज ही इसलिए होता है टू measure the very small potential difference and very small current in the circuit. That is why we are calculating here the sensitivity of galvanometer। जितना अच्छा आपका सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होगा उतनी ही अच्छी आपकी रीडिंग आएगी। ओके, सो सेंसिटिविटी अब टू टाइप्स की है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड इसको हम डिनोट कर सकते हैं IS के साथ भी, और इसको हम डिफाइन करते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। थीटा मतलब कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ कितने एंगल के साथ, है ना, जो आपकी नीडल है वो कितनी हिली गैल्वानोमीटर की, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ डिवाइड बाय कितना यूनिट करंट के साथ हुआ। और हमने जो ये वी नो दैट आई इज इक्वल टू के डिवाइड बाय एन बी ए इंटू थीटा, ये हम पहले ही कर चुके हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, बस आई डिवाइड थीटा डिवाइड बाय आई निकालना है। थीटा डिवाइड बाय आई यहाँ से कितना आ गया, एन बी ए डिवाइड बाय के। अब इस टू को हमने इसमें पुट करना है, यानी कि अब हमें आई एस की वैल्यू निकालनी है, थीटा डिवाइड बाय आई की वैल्यू पुट करके इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू के डिवाइड बाय के। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय वीएस, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था, के कांस्टेंट है ना, के इज अ कांस्टेंट। आप सोचोगे मैंने बोला नहीं, के इज अ कांस्टेंट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। सिंपल 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 सी है ये सब चीजें। सो आई थीटा डिवाइड बाय वी, थीटा डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर 1/r इंटू थीटा डिवाइड बाय आई। तो वी एस यहाँ से कितना आ जाएगा, आई थीटा डिवाइड बाय आई की आप पहली वैल्यू निकाल चुके हैं, एन बी ए डिवाइड बाय के। तो वी एस इज इक्वल टू 1/r एन बी ए डिवाइड बाय के। दैट्स ऑल। क्या कुछ पढ़ा हमने आज, शंट, उसके बाद एमीटर, फिर वोल्टमीटर, फिर मूविंग कॉइल, गैल्वानोमीटर और उसकी सेंसिटिविटी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।